हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्या कह रहा है कि ए सर्टेन फ्रीजिंग प्रोसेस रिक्वायर्स दैट रूम टेम्परेचर बी लोवर्ड फ्रॉम 40 डिग्री सेल्सियस एट द रेट ऑफ 5 डिग्री सेल्सियस पर आवर। मतलब कि एक फ्रीजिंग प्रोसेस है, ठंडा करने की प्रोसेस है, वो क्या डिमांड करता है, क्या रिक्वायर है उसमें कि तापमान जो है ना, जो टेम्परेचर है 40 डिग्री से लोअर होए, मतलब कि कम होए एट द रेट ऑफ 5 डिग्री पर आवर, और 5 डिग्री सेल्सियस पर आवर कम हो, मतलब प्रति घंटा कम हो। व्हाट विल बी द टेम्परेचर 10 आवर्स आफ्टर द प्रोसेस बिगिंस। अब पूछा है टेम्परेचर क्या होगा, व्हाट विल बी द टेम्परेचर 10 आवर्स आफ्टर, 10 घंटे बाद। हिंदी में किसी हिमीकरण प्रक्रिया में कमरे के तापमान को 40 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम करने की आवश्यकता है। 40 डिग्री से कम होगा और 5 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटा। अब देखो, इस प्रक्रिया के शुरू होने के 10 घंटे बाद कमरे का तापमान क्या होगा। तो देखो 10 घंटे बाद तापमान निकालना है। सबसे पहले जो दिया है वो लिखते हैं। तो देखो टेम्परेचर, पहले टेम्परेचर दिया है एक, टेम्परेचर एट बिगिनिंग, मतलब शुरू में क्या तापमान है इसका, मतलब आरंभिक तापमान लिख सकते हो आप इसको। आरंभिक तापमान क्या है ये शुरू वाला, तो शुरू वाला 40 डिग्री सेल्सियस है। ठीक, अब देखो जरा, टेम्परेचर कम हो रहा है ना 1 घंटे में, टेम्परेचर लोवर्ड इन 1 आवर, मतलब ये कि 1 घंटे में तापमान क्या हो रहा है भाई साहब, कम हो रहा है। तो 1 घंटे में तापमान कम हुआ, कम होता है, कितना होता है 1 घंटे में तापमान कम, 5 डिग्री सेल्सियस। 1 घंटे में टेम्परेचर 5 डिग्री कम होता है ना। मुझसे 10 घंटे बाद पूछा है, तो जरा सिंपल लिखो, टेम्परेचर लोवर्ड इन 10 आवर्स, मतलब 10 घंटे में तापमान कम होता है। तो 1 घंटे में 5 डिग्री होता है, तो 10 घंटे में 5 गुना 10 डिग्री। देखो भाई 1 घंटे का 10 है, तो 10 से गुना हो जाएगी 5, तो 50 डिग्री सेल्सियस कम हो गया है ना। अब एक बात देखो, 10 घंटे बाद रूम का टेम्परेचर क्या होगा ये पूछा है ना मेरे से। देखो ये 10 घंटे बाद रूम का टेम्परेचर नहीं है, ये 10 घंटे में इतना तापमान कम हो गया है, ये निकाला अभी हमने। यही बोला था ना कि 1 घंटे में 5 डिग्री कम होता है, 10 घंटे में 50 डिग्री कम हुआ है। लेकिन एग्जैक्ट रूम का तापमान क्या है अभी, रूम टेम्परेचर क्या है अभी, वो लिखते हैं। तो रूम टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर्स, यही पूछा है ना मेरे से, मतलब 10 घंटे बाद कमरे का तापमान, 10 घंटे बाद कमरे का तापमान क्या होगा। तो देखो सिंपल सी बात है, 40 अभी था और कम हुआ है या बढ़ा है, तो कम हुआ है। और कम कितना हुआ है, जो कम हुआ है इसीलिए घटाएंगे, बढ़ता तो प्लस करते, कम हुआ है तो घटा दिया, लोअर हो रहा है घटा दिया। कितना कम हुआ है, 50 डिग्री सेल्सियस। तो लो भाई 40 में से 50 घटेगा तो बड़े वाला माइनस का है, तो माइनस का 10 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर इस टाइम पे है अभी। तो सिंपल था, कुछ ज्यादा मुश्किल था नहीं है। तो इसे अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें और अपने आप करके देखें। तो 7th क्वेश्चन में क्या है, इन ए क्लास टेस्ट कंटेनिंग 10 क्वेश्चंस 5 मार्क्स। क्लास टेस्ट है 10 क्वेश्चंस का, देखो हिंदी में लिखा नहीं है, हिंदी में लिखा था पूरा बॉडी भर जाता। तो देखो जरा हिंदी में बताता हूँ। कह रहे कक्षा की परीक्षा है, उसमें 10 क्वेश्चन है, मतलब 10 प्रश्न है। 5 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर, मतलब प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक दिए जाते हैं। और -2 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर, मतलब प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिए जाते हैं। एंड 0 फॉर क्वेश्चंस नॉट अटेम्प्टेड, और 0 शून्य नंबर मिलते हैं अगर क्वेश्चंस के प्रयास नहीं किया, मतलब प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास नहीं किया, नॉट अटेम्प्ट किया। अब देखिए जरा, ये तो हमें बता दिया कि अगर सही किया तो 5 मिलेंगे, गलत किया तो -2 मिलेंगे, और नहीं किया तो 0 नंबर मिलेगा, तो कोई नंबर नहीं मिलेगा। अब देखो जरा, मुझसे 3 क्वेश्चन पूछे, तीनों को मुझे सोल्व करना है। कह रहा है मोहन गेट्स 4 करेक्ट एंड 6 इनकरेक्ट आंसर्स, व्हाट इज हिज स्कोर। मतलब मोहन ने 4 सही और 6 गलत उत्तर दिए, तो उसका अंतिम स्कोर क्या है, उसको कुल अंक कितने मिले। तो सिंपल सी बात है, पहले आप लिखोगे ना, उसके 4 सही किए हैं तो 4 सही के कुछ नंबर मिले होंगे, 6 गलत के कुछ नंबर मिले होंगे, फिर लास्ट में टोटल हो जाता है उनका। तो वही आप लिखोगे कि
मोहन गेट्स मार्क्स फ्रॉम करेक्ट आंसर। अब देखो करेक्ट आंसर से कितने नंबर मिले उसको, तो एक बड़ा सिंपल सा है, क्या तो हिंदी में लिखेंगे मोहन को सही उत्तर के अंक मिले। अब देखो जरा, सही उत्तर के अंक कितने मिलेंगे, सिंपल सा लिखना है, मोहन को सही उत्तर के अंक मिले तो कितने, तो कितने करे सही उत्तर, तो मोहन ने 4 करेक्ट किए, 4 सही किए और एक सही का 5 था, तो मतलब कि 4 गुना 5, तो कुल मिले 20 अंक। समझ आया, मोहन को सही उत्तर के मिले 20 अंक। कैसे मिले, 4 सही किए और एक का था 5 नंबर। अब ऐसे ही मोहन को गलत उत्तर के, मोहन को गलत उत्तर के अंक मिले। सेम वही कि मोहन, इंग्लिश वाला भी, मोहन गेट्स मार्क्स फ्रॉम इनकरेक्ट आंसर्स, लिख लेना, समझिए ना, मोहन गेट्स मार्क्स बिल्कुल सेम है, ऊपर वाला ही, इनकरेक्ट आंसर्स। तो कितने मिले इनकरेक्ट आंसर से, तो इनकरेक्ट करे कितने, 6, और एक का कितना नंबर था, तो देखो 6 तो इनकरेक्ट करे, एक का नंबर कितना था माइनस का 2, तो इज इक्वल टू -12 नंबर मिले उसको। करेक्ट से इतने मिले, इनकरेक्ट से इतने मिले, सही से इतने मिले और गलत से आपको इतने मिले। इसको 6 गुना -2 इक्वल टू -12। ठीक है, सही गलत से दोनों से मिल गए। हमें तो स्कोर बताना है ना, तो लिख देंगे कि हिज स्कोर, मतलब उसके कुल अंक जो है, उसका कुल अंक कितने मिले उसको, तो उसको कुल अंक कितने मिलेंगे, तो दोनों को जोड़ दिया जाएगा, तो 20 में जोड़ देंगे आप -12। अब सिंपल सा भाई बात है कि माइनस अंदर लिखा हुआ है, बाहर प्लस लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या कि ये ऐसे का ऐसा रहेगा, अंदर वाला बता रखा ना, ब्रैकेट के बाहर यदि माइनस हो तो अंदर वाले का चिन्ह बदल जाता है, अंदर वाले नंबर का, लेकिन बाहर अगर प्लस हो तो वैसे का वैसा लिखा जाता है। तो ये -12 लिखा जाएगा, 20 में से 12 गया 8 अंक, मिल गया इसको 8 अंक। सेम प्रोसेस दूसरे में भी, मोहन के बजाय रेशमा है, रेशमा गेट्स 5 करेक्ट आंसर्स एंड 5 इनकरेक्ट आंसर्स, व्हाट इज हर स्कोर, मतलब रेशमा ने 5 सही उत्तर दिए और 5 गलत उत्तर दिए, तो अब बताइए उसका स्कोर क्या था, उसका कुल अंक कितने थे। तो एकदम सिंपल सी बात है, वैसे ही करेंगे सीधा, जैसे ऊपर लिखा था कि रेशमा गेट्स मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर्स, यही है ना, करेक्ट आंसर्स। हिंदी वाले क्या लिखेंगे, रेशमा को सही उत्तर के अंक मिले, तो सही उत्तर के कितने अंक मिलेंगे, तो सही उत्तर तो किए उसने कितने 5, और एक सही उत्तर का नंबर भी 5, तो 5 बचे 25 नंबर मिल गए सही उत्तर के। अब रेशमा गेट्स मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर्स, इनकरेक्ट आंसर्स, रेशमा को गलत उत्तर के अंक मिले, मिले लिख देना, मिले कितने मिले, तो गलत उत्तर भी 5 ही किए और एक गलत उत्तर के कितने नंबर थे -2, तो माइनस के 10 नंबर गलत के मिले। फिर हमें आखिर वही टोटल स्कोर बताना है, तो आप लिख दोगे टोटल स्कोर, हर टोटल स्कोर उसके कुल अंक, तो उसके कुल अंक कितने होंगे भाई, तो कुल अंक सिंपल से है, जोड़ देंगे दोनों को, 25 में जोड़ देंगे -10, तो फिर वही बात 25 -10 होगा, और ये 25 में 10 गया, 15 नंबर मिले इसको रेशमा को। अच्छा रेशमा का हो गया, अब अगला किसका करना है हमें, हीना का। तो हीना का भी सेम प्रोसेस है, हीना कुछ अलग तो होगा नहीं, आप कर लेंगे हीना वाला, लिखेंगे हीना गेट्स मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर्स, तो 2 सही करे तो 2 गुना 5 10 नंबर मिलेंगे सही के। उसके बाद हीना गेट्स मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर, हीना को गलत उत्तर के नंबर मिले कितने, तो 5 गलत किए, एक का था -2, तो 5 गुना -2। अब देखो जी, तो टोटल करोगे तो 10 प्लस -10, तो 10 में से 10 गया, इसको 0 नंबर मिले, फिर बस वो निकाल लेना आप अपने आप। सेम ऐसे ही स्टेटमेंट लिखनी है, और ऐसे ही जितने करेक्ट, यहाँ 2 गुना 5 हो जाएगा, जब इनकरेक्ट होता है यहाँ 5 गुना 2 हो जाएगा, और 10 में 10 जाके 0 नंबर आ जाएंगे उसके, तो कर लेना है पूरा। ठीक है, इसको जब तक इतना नोट कर लो अपनी कॉपी में। क्वेश्चन 8 कह रहा है, ए सीमेंट कंपनी अर्न्स ए प्रॉफिट ऑफ ₹8 पर बैग ऑफ व्हाइट सीमेंट सोल्ड, मतलब एक सीमेंट कंपनी है, उसको 8 रुपए प्रति बोरी लाभ होता है यदि वह सफेद सीमेंट बेचती है, एंड ए लॉस ऑफ ₹5 पर बैग, और उसको 5 रुपए प्रति बोरी हानि होती है यदि वह ग्रे सीमेंट सोल्ड करती है।
ग्रे सीमेंट बेचती है, स्लेटी सीमेंट बेचती है। सीधी सी बात है, 8 रुपए उसको सफेद सीमेंट की बोरी पर लाभ होता है और 5 रुपए स्लेटी सीमेंट की बोरी पर नुकसान होता है, हानि होती है। अब वही हम पहले लिख देंगे, तो लिख दे पहले दोनों क्वेश्चन करने पहले लिखो जरा कि प्रॉफिट ऑन वन व्हाइट सीमेंट, प्रॉफिट ऑन वन व्हाइट सीमेंट बैग्स सोल्ड, मतलब एक सफेद सीमेंट की बोरी बेचने पर लाभ, यही बोला है ना। तो एक सफेद सीमेंट की बोरी बेचने पर लाभ, तो बेचने पर लाभ कितना हो रहा है, तो देखो भाई दोनों में क्या हो रहा है, 8 रुपए का लाभ हो रहा है सफेद सीमेंट की बोरी बेचने पर, 8 रुपए का। अब उसके बाद हानि भी हो रही है, तो लॉस ऑन वन ग्रे सीमेंट बैग सोल्ड, मतलब एक स्लेटी सीमेंट की बोरी बेचने पर हानि, हानि कितनी हो रही है, तो 5 रुपए की हो रही है, ये हमें दिया है। अब इसके बाद हमें क्या निकालना है फर्स्ट क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन ए पार्ट से कह रहा है कि द कंपनी सेल्स 3000 बैग्स ऑफ व्हाइट सीमेंट, कंपनी सफेद सीमेंट की 3000 बोरियां बेचती है और 5000 बैग्स ऑफ ग्रे सीमेंट, और 5000 बोरियां बेचती है स्लेटी सीमेंट की इन ए मंथ, एक महीने में। व्हाट इज इट्स प्रॉफिट और लॉस, तो सीधी सी बात है, पहले देखते हैं प्रॉफिट लॉस कितना हुआ दोनों बोरियों पे, फिर देखेंगे टोटल में प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ है, लाभ हुआ है हानि हुआ। तो एक बात सोचो, ए पार्ट में लिखते हैं, अगर उसने 3000 बैग व्हाइट सीमेंट की बेची तो उसको इस पर लाभ हुआ होगा, तो सीधा लिखें कि प्रॉफिट ऑन 3000 बैग्स ऑफ व्हाइट सीमेंट, प्रॉफिट होगा ना इस पर, बैग्स ऑफ व्हाइट सीमेंट, मतलब ये कि 3000 सफेद सीमेंट की बोरियों पर लाभ, लाभ हुआ होगा भाई, बोरियों पर लाभ, कितना लाभ होगा, तो एक बड़ा सिंपल कैलकुलेशन है, एक सफेद सीमेंट पर 8 रुपए का लाभ हो रहा है, तो 3000 पर क्या होगा, 3000 गुना या 8 गुना 3000 एक ही बात है, 8 गुना 3000 यही होगा ना, एक पर तो 8 रुपए का है, तो 3000 पर क्या होगा, इसको ऐसे लिखते हैं 3000 इंटू 8, ये हो गया आपका, तो 3 अठे 24,000 रुपए, 24,000 रुपए का उसको प्रॉफिट हुआ व्हाइट सीमेंट पर। अब देखो जो ग्रे सीमेंट बेचा है उस पर तो लॉस होगा ना, हानि होगी, स्लेटी सीमेंट पर तो आप लिखोगे लॉस ऑन 5000 बैग्स ऑफ ग्रे सीमेंट, है ना, ग्रे सीमेंट, मतलब भाई कि 5000 स्लेटी सीमेंट की बोरियों पर हानि, तो हानि कितनी होगी, तो हानि एक बोरी पर हानि एक बोरी पर 5 रुपए की थी, तो उस पर कितनी होगी 5000 पर, तो 5000 गुना 5, तो 25,000 की हानि हुई। तो अब एक बात सोचो, समझ आ रहा है ना कैसे, एक सीमेंट पर स्लेटी की 5 रुपए की हानि है, तो 5000 पर 5000 से गुना कर देंगे, इसको 8 से गुना कर देंगे, 8 रुपए का लाभ है एक बोरी पर। अब देखो 24,000 तो उसका लॉस हुआ, सॉरी प्रॉफिट हुआ, और हानि होगी 25,000 की, मतलब कुल मिला के 1,000 का नुकसान ही तो हुआ, देखो हानि ज्यादा है लाभ कम है, तो असल में टोटल में क्या हुआ, तो लॉस हुआ, तो उसका लिख देंगे हानि मतलब लॉस। तो लॉस कितना होगा, तो सीधी सी बात है 25,000 में से आप 24,000 हटा के देख लो, बड़े में से कम हटा के, तो 1000 रुपये जो है ना उसको लॉस हुआ है। क्यों हुआ समझ में आया ना, क्योंकि लॉस बड़ा था, तो लॉस बड़ा होगा तो लॉस हुआ होगा कंपनी को, और अगर प्रॉफिट बड़ा होता तो प्रॉफिट होती, तो एकदम सिंपल सी बात है। ये आप फर्स्ट पार्ट हो गया। अब इसका बी पार्ट पढ़ते हैं जरा, देखना बी पार्ट में क्या कह रहा है, कह रहा है व्हाट इज द नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट बैग्स इट मस्ट सेल, मतलब कितने व्हाइट सीमेंट, कितनी सफेद सीमेंट की बोरियां इसे बेचनी पड़ेगी, इसे बेचनी होगी यदि, इफ मतलब नेदर प्रॉफिट नोर लेस, ताकि इसे ना तो प्रॉफिट हो ना ही लॉस हो, मतलब ना लाभ हो ना हानि हो। इफ द नंबर ऑफ ग्रे सीमेंट बैग्स सोल्ड इज 6400 बैग्स, अगर उसने स्लेटी सीमेंट की बोरियां जो है वो 6400 बोरियां बेची हैं। अभी बात सोचो, अगर उसने 6400 बोरियां बेची हैं स्लेटी सीमेंट की ग्रे सीमेंट की 6400 बैग्स आर सोल्ड, तो इस पर तो उसको लॉस हुआ होगा ना, कुछ हानि हुई होगी, तो देखो जितना लॉस इस पर हुआ
उतना ही प्रॉफिट अगर उसको व्हाइट सीमेंट पर हो जाए तो ना उसको लॉस होगा ना हानि होगी। समझो अगर यहाँ पर मान लो ये भी 24,000 प्रॉफिट होता, यहाँ पर 24,000 का लॉस होता, तो क्या उसको कुछ होता? ना उसको प्रॉफिट होता ना लॉस होता। तो वही समझो कि इसने ये बोला है कि उसको ना लॉस हो ना प्रॉफिट हो। तो 64,000 बैग्स कितने में लॉस में बिके होंगे? तो जितने भी लॉस में बिके होंगे उतना ही तो प्रॉफिट चाहिए होगा मुझे इससे, व्हाइट सीमेंट से, तभी तो ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। बात समझ आई? तो पहले हम निकालते हैं लॉस कितना हुआ है कंपनी को। तो लिखते हैं कि वही लॉस ऑन कितने बैग्स बेचे हैं? 6400 बैग्स ऑफ ग्रे सीमेंट। सिंपल सी बात है भाई, ग्रे सीमेंट पर तो लॉस ही हुआ होगा ना, ग्रे सीमेंट पर तो लॉस होगा। तो अब लिख दोगे कि 6400 स्लेटी सीमेंट की बोरियों पर हानि कितनी हुई होगी उसको? तो एक बड़ी सिंपल सी बात है, 5 रुपए एक बोरी पर हानि हो रही है, 6400 बोरी बेची है, तो 6400 को आप 5 से गुणा कर दो, तो 0 0 0 और 32। तो देखो जी 32,000 रुपए उसको लॉस हुआ। ये बात समझ में आई? अभी हमने क्या निकाला कि उसको लॉस कितना हुआ, क्योंकि और लॉस 32,000 का हो गया। अब 32,000 ही अगर वो प्रॉफिट कमा ले तो उसको ना लॉस होगा ना प्रॉफिट होगा। अगर वो 32,000 ही और लाभ ले ले सफेद सीमेंट से तो ना उसको लाभ होगी ना हानि होगी। यही तो मेरा क्वेश्चन है। तो अब देखो 32,000 उसको लाभ कमाना है तो कितनी बोरियां बेचनी पड़ेंगी? तो एक सिंपल सी बात है भाई, 32,000 लाभ कमाना है तो कितनी बोरियां बेचनी पड़ेगी? तो 32,000 को किससे भाग कर देंगे? 8 से। तो देखो एक सीमेंट पर 8 रुपए का लाभ हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि 8 रुपए में 8 रुपए लाभ कमाने के लिए एक बोरी बेचनी पड़ेगी। तो 32,000 कमाने के लिए कितनी बोरी बेचनी पड़ेगी? तो 32,000 के बटे में 8 आ जाएगा। एकदम सिंपल सा है ना। तो देखो जरा कैसे करेंगे, ये बात समझ में आ रही है ना? क्यों? क्योंकि तो 32,000 की हानि हुई है तो उसको लाभ कमाना पड़ेगा 32,000 लाभ कहां से कमाएगा? सफेद सीमेंट की बोरियां बेचकर। तो एक बात सोचो, कितनी सफेद सीमेंट की बोरियां बेचे? यही तो मेरा क्वेश्चन है। नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट बताओ कितनी बेचेगा वो। तो देखो जरा आप लिखो, अब हमें क्या निकालना है? नंबर ऑफ बैग्स निकालने हैं। तो नंबर ऑफ बैग्स को उधर लिखेंगे, रुपए को इधर लिखेंगे। तो कोई सिंपल सी बात होती है मैथ्स में, जो हमें निकालना होता है वो इक्वल टू के राइट में होता है। यहां पर हमें लाभ और हानि निकालनी थी तो लाभ हानि राइट में थी। अब हमें यहां बोरियों की संख्या निकालनी है तो बोरियों की संख्या नंबर ऑफ बैग्स राइट में होंगे। तो लिखेंगे नंबर ऑफ बैग्स राइट में, तो क्या होगा? तो नंबर ऑफ बैग्स, यहां से लिखता हूं, नंबर ऑफ बैग्स सोल्ड टू अर्न ₹8 प्रॉफिट। अब देखो समझो, 8 रुपए लाभ कमाने के लिए कितनी बोरियां बेचनी पड़ती हैं? एक ना। 8 रुपए लाभ के लिए इसको यहां लिख देना आप, 6400 गुना 5 बराबर 32,000 रुपए। अब देखो 8 रुपए लाभ के लिए सफेद सीमेंट की बोरियां, सफेद सीमेंट की बोरियां बेचनी पड़ेगी, है ना। सफेद सीमेंट बोरियों की संख्या कितनी होगी? तो एक बड़ी सिंपल सी बात है, सफेद सीमेंट की बोरियों की संख्या कितनी होगी? तो 8 रुपए लाभ कमाने के लिए तो एक बोरी बेचनी पड़ेगी ना। 8 रुपए लाभ कमाने के लिए कितनी बोरी बेचनी पड़ेगी आपको? एक बोरी। हमें कितने रुपए लाभ कमाना है? ये आपको कितने? 32,000 रुपए लाभ कमाना है ना। तो देखो आपको 32,000 का निकालने से पहले 1 रुपए का निकालना पड़ेगा। देखो नंबर ऑफ बैग सोल्ड टू अर्न ₹1 प्रॉफिट, 1 रुपए लाभ कमाने के लिए हिंदी वाले लिख देंगे 1 रुपए लाभ कमाने के लिए कितना बोरी बेचनी पड़ेगी? तो 1/8। सिंपल सी बात है। इस ये जो 1 के बटे में 8 आ जाएगा ना, तो 1 रुपए लाभ कमाने के लिए 1/8 हो गया। ठीक। अब देखो जरा हमें कितनी बोरियां बेचनी है, कितने रुपए लाभ कमाना है? 32,000। तो क्या होगा आपका 1/8 गुना 32,000, तो 8 चौक 32, तो 4,000 बोरियां बेचनी पड़ेगी। सिंपल है। अब देखो इतना मुश्किल नहीं था। हमने देखा कि 32,000 रुपए नुकसान हुआ है तो हमें 32,000 फायदा कमाने के लिए बोरियां कितनी बेचनी पड़ेगी वो निकालना है। तो 8 रुपए फायदे के लिए एक बोरी बेचनी पड़ती है, तो 1 रुपए फायदे के लिए इस 1 के बटे में 8 आ जाएगा, 1/8 रुपए हो जाएगा। सो 1/8
8 बोलियां हो जाएंगी, और 32,000 के लिए फिर 32,000 से गुना कर देंगे बस। तो ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, पर सिंपल मैथमेटिक्स है। एक का पता है तो ज्यादा का निकालो, ज्यादा का पता है तो कम का निकालो। इससे आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करें और करके देखें। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, रिप्लेस द ब्लैंक विद एन इंटीजर। इस ब्लैंक को किसी इंटीजर से रिप्लेस कीजिए, मतलब यहां पर कोई इंटीजर लिखिए, टू मेक इट ए ट्रू स्टेटमेंट, इसको ट्रू बनाने के लिए। निम्नलिखित को सत्य कथन में परिवर्तित करने के लिए, सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थान को किसी पूर्णांक से प्रतिस्थापित कीजिए, मतलब कोई पूर्णांक लिखिए। देखो सिंपल सी मैथमेटिक्स है। देखो पहली बात तो देखो, यहां पर है 27, प्लस का आंसर है ना, गुणा हो रखी है। देखो तो गुणा में प्लस का आंसर कब आता है, मैंने बताया है आपको, जब दोनों संख्या माइनस की हो। तो ये वाली माइनस है, यहां भी माइनस होगी तभी तो आंसर प्लस का आएगा। तो यहां जो संख्या आएगी पहली बात तो वो आएगी माइनस की, और क्या आएगी, तो सिंपल मैथमेटिक्स भाई, 3 की किससे गुणा करके 27 आता है, 3 निम 27। बस माइनस प्लस का ध्यान देना, क्योंकि आंसर प्लस है तो या तो दोनों माइनस हो या दोनों प्लस हो, भी तो हो सकता है। तो अगर एक माइनस है तो दूसरा भी माइनस चाहिए, तो बस माइनस का 9 गुना -3 प्लस का 27। फिर वही 5 की गुणा करनी है। अब देखो आंसर है माइनस का, तो आंसर माइनस का कब आता है, जब एक बार माइनस हो, क्योंकि अगर 2 बार माइनस हो गया तो आंसर प्लस आता है। तो एक बार तो माइनस चाहिए ना माइनस का आंसर लेने के लिए, तो यहां पर 5 तो प्लस वाला है, तो यहां पर आएगा माइनस का, और क्या आएगा 5 सते 35, तभी तो माइनस का 35 आएगा। फिर वही बात, प्लस का आंसर चाहिए तो 2 बार माइनस चाहिए, एक बार माइनस है एक बार हम लगाएंगे, और 8 सते 56 होता है, तो खत्म। ऐसे ही देखो यहाँ पर प्लस का आंसर है, यहाँ पर माइनस है एक बार, तो एक बार और माइनस चाहिए जब भी तो आंसर प्लस का आएगा। प्लस का आंसर कब आता है, जब 2 बार माइनस हो। तो माइनस का और 12 किससे गुणा करके आता है, तो 11 से करने पड़ता है। 12 120 होता है, 12 गुणा 11 132 होता है। तो बस सिंपल सी थी ये, तो कंप्लीट हो गया आपकी 1.3।